भी नहीं कह सकता अब मैं बड़ा एथलीट बन गया हूँ, मैं बड़ा क्रिकेटर बन गया हूँ। उसका जिम उसका स्टैंडर्ड होता है। इसी तरह ट्रेनर की ज़िंदगी में रीडिंग इज स्टैंडर्ड, ऑब्जर्वेशन इज स्टैंडर्ड। कोई भी इंडस्ट्री जब ग्रो करती है तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स शामिल होते हैं, फिर वक्त के साथ साथ उसमें खुद ही क्वालिटी आती है। तो 10 साल पहले की ट्रेनिंग इंडस्ट्री मुख्तलिफ मिजाज रखती थी और आज की मुख्तलिफ मिजाज रखती है। आज आपको बहुत सारे ट्रेनर्स सर्टिफिकेशंस लिए हुए नज़र आएंगे, अपनी पब्लिकेशंस उनकी आती हैं, अपने प्रोडक्ट्स आते हैं, पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर ग्रेट साइंस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं ज़ैन खान और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी बात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो मेरे साथ गेस्ट हैं इनका मेरी अपनी ज़िंदगी पे भी बड़ा गहरा असर है। मैं इन्हें 2016 में मिला और उसके बाद अब तक इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि ये इतने बड़े आदमी हैं, इनसे टाइम लेना भी थोड़ा मुश्किल है। आज हमारे हाथ के लग गए हैं, लाहौर आए हैं उमैर जालियावाला, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबकी फरमाइश पर यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू लाहौर। थैंक यू, इट्स ऑलवेज ग्रेट बीइंग इन लाहौर। थैंक यू सर। हम बात करते हैं कि उमैर जालियावाला अब तो एक ब्रांड है, लेकिन एक ब्रांड की तरफ उमैर जालियावाला किस तरह से आए? एक ब्रांड, वैसे तो मेरा ईमान ये है कि हर कोई ब्रांड है। आज शाम दास्तान भी कर रहा हूँ और उसमें एक पैगाम ये है कि यू डोंट नीड टू डू समथिंग, you don't need to become any brand, you are a brand, you need to realize what brand you are। तो मेरे अंदर ये डिस्टिंक्शन हमेशा से रही, बचपन से ज़रा एक जिसको हमारे यहाँ होशियारी कहा जाता है, डेढ़ होशियारी कहा जाता है। सो हालांकि मैं अच्छा शागिर्द था लेकिन मैं बदतमीज़ शागिर्द भी था, तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ एहतजाज, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगा रहता था चीज़ों के साथ। बट आई थिंक वही जो एक ड्राइव थी बचपन से वो कन्वर्ट हो गई ट्रेनिंग के, जब मैं शोबे में आया तो वो उससे फ्यूज़ हो गई। और बस मैंने फ़ैसला ज़रूर किया था कि मैं अपने नाम में जालियावाला ऐड कर दूँ, जो मेरा फैमिली नेम था। क्योंकि उमैर अशरफ की कोई आईडी नहीं मिलती थी, तो मैंने उससे ये पिक किया कि बहुत सारे उमैर अशरफ मौजूद हैं, सो आई नीड टू हैव अ यूनिक नेम। But alhamdulillah, I've just done what I felt was right, and that's what I've been doing for a long time. सही। सर, लीडरशिप की बात बहुत होती है, आप लीडरशिप को किस तरह लेते हैं? हर बंदा लीडरशिप की तरफ जा रहा है, फॉलोअर कौन बनेगा? लीडरशिप की बात बहुत होती है और बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हम इस सवाल से भी बाहर आ जाएं कि ये लीडर होगा तो फॉलोअर कौन होगा। हर इंसान लीडर भी है और फॉलोअर भी है। बड़े से बड़ा लीडर भी फॉलोअर होता है, उसूलों का फॉलोअर होता है, या किसी उससे बड़ी शख्सियत का फॉलोअर होता है। सो हम सब अपने अपने मदार में, अपनी अपनी डोमेन में, अपने कैंपस पे, अपने घर पे, अपने इदारे में कुछ ना कुछ इख्तियारात ज़रूर रखते हैं। और शायद उससे भी ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी की चॉइसेस पे इख्तियारात रखते हैं। मेरी नज़र में जो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास कर ले वो लीडरशिप के रेल में दाखिल हो गया। अब उसकी कोई हद नहीं है, वो एक छोटे घर तक भी रह सकती है, वो एक मुल्क को संभालने पे भी आ सकती है और वो दुनिया के लिए भी कोई किरदार अदा कर सकती है। सो आप कितनी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं? यूथ से इंटरेक्ट करते रहते हैं आप, कितने लोगों से अभी तक आप इंटरेक्ट कर चुके हैं या कितने लोगों को इंस्पायर कर चुके हैं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक? पहले शोधा होता था तो मैं गिनता था तो कोई 1.5 लाख हो गए थे। उसके बाद लोगों को यकीन आना छूट गया तो मैंने कहा कि बस गिनती भी छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, मतलब कोई 2 लाख के लगभग हो सकता है। उससे मैं कोई 3 साल पहले का आपको 1.5 लाख फिगर था, और वो भी इस वजह से क्योंकि मैंने बहुत जगहों पे बड़े सेमिनार्स में बड़े यूथ ग्रुप्स के साथ, इदारों के साथ काम करें तो ज़रा ऑडियंसेस कम मिलती हैं, लेकिन अगर आप कैंपस चले जाएँ तो आपको बहुत बड़ी ऑडियंसेस मिलती हैं। तो मैं बड़ा लकी बॉय रहा हूँ इस इंडस्ट्री में कि मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया। सर, आपके पास एक यूनिकनेस है, जैसे कि आपने उमैर जालियावाला, एक नाम ही बड़ा यूनिक है। क्या आपको लगता है इतने लोग ट्रेनिंग सेक्टर में आ रहे हैं, इतने लोग मोटिवेशनल स्पीकर बनते जा रहे हैं, कोई विजन नज़र नहीं आ रहा है, इंस्पायर होके आ रहे हैं इस तरफ, तो उनके लिए मतलब क्या कहेंगे? क्या, मुझे तो जो भी मिलता है वो जी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ मैं, तो इवेंट्स कितने कर लिए हैं, क्या किया, वो कुछ पता नहीं है। अच्छा, लाहौर से ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है, तो सवाल करना चाहिए कि लाहौर में ये सवाल आया कहाँ से है। कराची में तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और लाहौर भी है और पूरा पाकिस्तान है। देखिए, 3 तरह के लोग अब मैं समझाऊँ 13 साल काम करने के बाद। एक वो लोग जो कि ट्रेनिंग करते हैं, एक वो लोग जो कि ट्रेनिंग नहीं करते हैं। तो ये 2 कैटेगरी होगी। तीसरी वो है जो कि कमेंट कर रहे होते हैं कि ट्रेनिंग क्यों नहीं करता और ये क्यों करता है। मेरा ख्याल है तीसरी कैटेगरी को छोड़ देना चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री जब ग्रो करती है तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स शामिल होते हैं, फिर वक्त के साथ साथ उसमें खुद ही क्वालिटी आती है, उसमें स्टैंडर्ड्स आते हैं, उसमें अब हमारी ऑडियंसेस अल्हम्दुलिल्लाह इन पाकिस्तान, जब मैंने 10 साल पहले की, अगर मैं आपको बात बताऊँ, आजकल चल भी रहा है ना 10 ईयर्स कैंपेन, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले की ट्रेनिंग इंडस्ट्री मुख्तलिफ मिजाज रखती थी और आज की मुख्तलिफ मिजाज रखती है। आज आपको बहुत सारे
ट्रेनर्स सर्टिफिकेशंस लिए हुए नज़र आएंगे, अपनी पब्लिकेशंस उनकी आती हैं, अपने प्रोडक्ट्स आते हैं, पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं. ऑल ऑफ दीज आर ग्रेट साइंस. सही. तो सर क्या समझते हैं एक जो आपको फॉलो करता है वो उमैर जालियावाला बनना चाहता है, वो कहीं ना कहीं वो देखता है कि उमैर भाई ने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए, वो अपनी यूनिकनेस से भी हट जाता है और सिर्फ इंस्पायर हो कि आई हैव टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, क्या ये काफ़ी है या कुछ ऐसा चेक मीटर होगा? तुमने कहा था ये इंटरव्यू है, ये आपकी अदालत लग रहा है मुझे. देखो मैं इसको ऐसे समझाऊं कि जब आजकल जिस तरह सिंगर्स आते हैं ना, तो वो आते हैं तो उनके पास अपना कुछ होता है म्यूजिक, लेकिन साथ वो कुछ कवर्स करते हैं. कवर्स होते हैं, बड़े आर्टिस्टों के गाने गाते हैं, उससे ज़रा क्विक फेम भी मिल जाती है, लेकिन एक ऑडियंसेस शायद उस वजह से सुन भी लेती हैं. सो यकीनन जब मैं भी इंडस्ट्री में आया था तो बहुत सारे लोग थे जिनको मैं लुकअप करता था. अच्छा. और मेरे अंदाज में भी उनका अंदाज अच्छा लगता था, लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई भी जो ये काम सिखा रहा है, जो कि खुद ट्रेनिंग कर रहा है, वो अपने आप के साथ भी बहुत लड़ाई कर रहा होता है मुसलसल. एक ट्रेनर की ज़िंदगी पे भी एक फ़िल्म बननी चाहिए, एक किताब लिखी जानी चाहिए कि उसमें है ये मोमेंट्स जिसमें आप क्वेश्चन करते हैं कि आपका अपना स्टाइल क्या है, और आप क्योंकि इतनी जगहों से ख़यालात सीखते हैं तो उसमें अपनी ओरिजिनलिटी ब्लेंड करते हैं. लेकिन जिस तरह मेरी जर्नी है उसमें एक अंदाज़ ऐसा बन गया कि अब मैं मुनफरिद हो गया हूँ, या आप कह रहे हैं मैं मुनफरिद हो गया हूँ. मेरा ख्याल है सबको ये मौका मिले, वक्त मिले और अच्छी गाइडेंस मिले, अच्छे उस्ताद मिले तो ज़रूर हो जाता है. सवाल ये भी था सर कि मतलब कौन सा ऐसा चेक मीटर हो सकता है, मुझे अगर मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि मतलब मुझे बनना है तो बनना है? अच्छा, पूरी दुनिया कुछ लोग सिर्फ इंस्पायर होकर पूरी दुनिया में आपको हर तरह के मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे. वो भी मिलेगा जिसने पहाड़ चढ़ा, वो भी मिला जिसने सर्वाइवल सिनेरियो से गुजरा है, वो भी मिलेगा जिसने कोई जंग लड़ी हो, वो भी मिलेगा जिसने बहुत बड़ा इदारा बनाया हो. सो मोटिवेशनल स्पीकिंग इज़ एसेंशियली समबडी जिसने या तो कामयाबी हासिल की है या कामयाबी हासिल करने का तरीका समझ गया है और दूसरों को सिखाना चाहता है. मैं इसको स्टेज से ही सिर्फ एसोसिएट नहीं करता. कुछ लोग ख़ानदान के अंदर चलते फिरते पॉजिटिव बात करते हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे होते हैं. यकीनन आपके अंदर वो जरासीम होने चाहिए जिसमें एक पॉजिटिविटी नज़र आए, विजन नज़र आए. नंबर 2, आपके अंदर लोगों का ख्याल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कामयाब उसी वक्त होते हैं जब आप उस ऑडियंस को ओन करते हैं, उसकी ज़िंदगी के मसलों को अपनी ज़िंदगी की कहानियों से और बड़े और लोगों की आप रीडिंग कर करके उसको मिलाते हैं. यू रियली हैव टू केयर फॉर योर पीपल. सो ये दूसरी मेरे ख्याल में अलामत है. तीसरा ये कि जो बनना चाहता है उसको ये काम पढ़ने में, ये काम खुद अटेंड करने में, इस काम के लिए मुशक्क़त करने में मज़ा आएगा. जिस तरह जिसको क्रिकेटर बनना होता है वो किट भी लेके जाता है, बाइक पे भी बैठ के जाता है, धूप में भी खेलता है, सहरी के बाद भी. सो वो आपको समझ आ जाता है. लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम बस कैद लगाने वाले ना बनो. नौजवान है वो इतने इंटर्नशिप्स करते हैं, 1 साल की उसने इंटर्नशिप कर ली यार. वो जो तुम ये देखो कि जिन 500 लोगों से उससे मुखातिब हुआ है, 1000 से मुखातिब हुआ है, उसने कोई बुरी बात तो नहीं की, उसने कोई अच्छी इस्लाई दी, अच्छी डायरेक्शन ही दी है. लोग अल्फाज पकड़ लेते हैं. मैं ये काम करता हूँ, मेरे अल्फाज मुझे पता है कुछ ताकत रखते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि सिर्फ अल्फाज ही नहीं होते. एट टाइम्स किसी का सिर्फ पॉजिटिव जज्बा, उसकी नीयत, उसकी एनर्जी लोगों को ड्राइव कर देती है. देखो मैं हवा नहीं पकड़ सकता, लेकिन हवा मौजूद है. तुम्हारे मेरे दरमियान एनर्जी मौजूद है. तो मुझे इसलिए पसंद है वो बच्चा भी जो कि एक छोटे से गांव से उठ के कहता है कि मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ, मोटिवेट करना चाहता हूँ. मेरे मुल्क ने इतनी नेगेटिविटी देख ली कि जितने आ जाएं ये करने वाले, मैं उन सबको कबूल करने के लिए तैयार हूँ और मैं उन सब के लिए थम्स अप करने के लिए तैयार हूँ. क्या बात है सर. यूथ से इंटरेक्ट करते हैं, हर किस्म की यूथ से आप मिलते हैं, हर कोई नुक्स निकालने में लगा हुआ है. आपको मैंने देखा कि यू ऑलवेज टॉक अबाउट पॉजिटिविटी एंड पॉसिबिलिटीज. तो करेज है यूथ में, कमी किस चीज़ की? मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि आप और मैं किस मुल्क में पैदा हुए, और जिस मुल्क में पैदा हुए उसमें हुकूमत कैसी थी, उसमें हमें रोल मॉडल्स क्या दिए गए, उसमें हमने क्या कहानियाँ सुनी, हमें इज़्ज़त के बारे में क्या बताया गया, मोहब्बत के बारे में क्या बताया गया, दीन के बारे में क्या बताया गया. इन्हीं चीज़ों से लोगों के ख़यालात बनते हैं. तो ये जो जनरेशन डायरेक्टली यूथ पे आके सवाल करती है, ये एक्चुअली उसी जनरेशन का खड़ा किया हुआ माहौल या बनाया हुआ माहौल है. द बेस्ट दैट दे कैन डू. And I think every generation needs to create space for the other generation to explore and to figure things out.
नौजवानों में पाकिस्तान में इस वक्त जो लैकिंग चीज़ें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको कुछ मिसालों से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं दुनिया को और लोगों को मिसालों से ज़्यादा समझता हूँ। कि मैं कंटेंट नेटफ्लिक्स का देखता हूँ या मैं कभी बाहर किसी इंटरनेशनल इवेंट पे जाता हूँ और मैं वापस आता हूँ तो मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे स्ट्रगल कर रहा होता हूँ। मैं शहरी होते हुए भी बहुत सारे राइट्स के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरे पास कोई प्लान नहीं है फ्यूचर का। मेरे मुल्क में लोगों ने आईटी इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लोगों ने कहा आईटी का बबल बर्स्ट हो गया, अब नहीं चाहिए। सो ऐसे माहौल के अंदर, ऐसी गाइडेंस के अंदर, गिव यंग पीपल अ ब्रेक, कट देम सम स्लैक एंड हेल्प देम, सपोर्ट देम, मेंटोर देम। मैं जितने नौजवानों से मिला हूँ और मैंने जो काम किया है, मुझे यकीनन डिज़ायर नज़र आती है। इस जनरेशन को मीनिंग की तलाश है। ये सिर्फ पैसे नहीं बनाना चाहती, ये कुछ ऐसा करना चाहती है जो कि मीनिंगफुल हो। ये मिलेनियल्स हैं, ये अलग मिजाज के हैं। इनके दिमाग में स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग अलग मायने रखती है। लेकिन इस जनरेशन की अपनी खूबसूरती है और वो पाकिस्तान में नज़र आ भी रही है। अगर आप गौर से देखें और अगर मीडिया जूम इन करे उन चीज़ों पे जो कि हो रही हैं इन छोटे छोटे इनक्यूबेटर्स में, जो कि हो रही हैं बहुत मज़ेदार कम्युनिटी लेवल एफर्ट के अंदर या कैंपसेस के ऊपर, वो चीज़ें जो यूनिवर्सिटी नहीं सोच सकती, नौजवान उस पर सोच रहे हैं। सो आई थिंक यू विल हैव अनदर साइड एज वेल। सो आई फील कि पाकिस्तानी नौजवानों को ज़रूरत अगर कुछ देने की है तो वो इनकरेजमेंट की है, वो मोहब्बत से समझाने की है और उन्हें अपना वक्त देने की है कि वो भी उन्हीं ख़यालात पे शायद आ जाएं, उन वैल्यूज़ पे आ जाएं जिन पे शायद बाबे चीखते रहते हैं। क्या बात है सर। ट्रेनिंग की तरफ अगर हम आते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे लोगों को पास आउट कर रहे हैं। आप ट्रेनिंग सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें कोई ट्रेनर्स इतने महंगे महंगे हायर करने की कंपनीज़ को, और क्या वो ज़रूरी होती है या जो पढ़ा होता है वो काफ़ी नहीं होता हमारे लिए? वैसे तो इस बात को तुम ऐसे देख लो कि जो डेवलप मार्केट्स हैं वहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स आते हैं कंपनियों के अंदर, फिर भी वो ट्रेनर्स एंगेज करते हैं। लर्निंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। यूनिवर्सिटी आपको तैयार कर देती है कैंपस से कॉर्पोरेट पे जाने के लिए या कैंपस से एंटरप्राइज पे जाने के लिए, लेकिन फिर जब आप उस कंपनी में पहुंच जाते हैं, उस एंटरप्राइज में पहुंच जाते हैं, तो उसकी एक अलग ट्रैक है, उस पर एक अलग स्किल सेट्स हैं जो कि आपको बिल्ड करनी पड़ती हैं, नॉलेज जिसमें आपको इजाफा करना पड़ता है और अपने रवैये में बहुत सारी ट्विकिंग करनी पड़ती है जो कि यूनिवर्सिटी नहीं बताती। हमारी यूनिवर्सिटी इस बात पे तो नंबर ही नहीं देती कि इसके अंदर टीम वर्क की सलाहियत है या नहीं। इदारे के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल ये होती है कि आप दूसरों के साथ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो यूनिवर्सिटीज़ आर येस लिमिटेड इन देयर ओन क्वालिफिकेशन in what they certify people to do। वैसे ही एकेडेमिया अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में अब इंडस्ट्री से पीछे चल रहा है। तो इंडस्ट्री पहले प्रोग्रेस करती है, तो इंडस्ट्री को उस प्रोग्रेस के लिए, उस जर्नी में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए फिर भी सोल्यूशंस चाहिए होंगे। तुम्हारा सवाल कि ट्रेनर्स महंगे क्यों हैं, इसका जवाब ये है कि अगर लोग पे कर रहे हैं ट्रेनर्स को तो कोई वजह है कि पे कर रहे हैं। वो कंपनी किसी फालतू चीज़ पे नहीं खर्चती। मैं बताया इदारे कितनी कॉस्ट कटिंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो कि इस बात की दलील है कि इसका बड़ा क्लियर रिजल्ट आता है इदारे के फाइनेंशियल स्कोर कार्ड पे। मैं तुम्हें अगर एक ऐसे ही ऑफ द कफ मिसाल दूँ तो जो इदारे ट्रेनिंग कराते हैं पाकिस्तान में, जिससे भी कराते हैं जी, जैसे भी ट्रेनर्स आते हैं लेकिन मुसलसल कराते हैं, और जो इदारे नहीं कराते उनके कल्चर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा, उस इदारे की ओपननेस में, उनके कैंडर में, उनके लोगों की यूनिकनेस में, उनके इनोवेशन के अंदर यू कैन टेल द डिफरेंस। सो और अगर इसको तुम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, टेक्निकल एरियाज़ पे आओ, तो तुम बहुत ही टेंजिबल डिफरेंस बता सकते हो उस सेल्स वाले पे जो कि ट्रेंड है और उस सेल्स वाले पे जो कि ट्रेंड नहीं है। यू कैन टेल इट हाउ दे टॉक टू पीपल। सही कंटेंट सर, एक ट्रेनर इतना कहाँ से लाता है? यू आर ऑलवेज इनटू ट्रेनिंग्स, नया कंटेंट, नई चीज़ें कितनी पढ़नी पड़ती हैं इतने बेसिक स्केड्यूल? आई मीन देखो, जिस तरह एक एथलीट जो है ना वो जिम से रिज़ाइन नहीं कर सकता। वही नहीं कह सकता अब मैं बड़ा एथलीट बन गया हूँ, मैं बड़ा क्रिकेटर बन गया हूँ। उसका जिम उसका स्टैंडर्ड होता है। इसी तरह ट्रेनर की ज़िंदगी में रीडिंग इज़ स्टैंडर्ड, ऑब्जर्वेशन इज़ स्टैंडर्ड। बल्कि ट्रेनर्स के घर वाले चुप कराते हैं कि बस अब अपने ट्रेनर मोड से बाहर आ जाओ। बिग मात को टेंशन हो जाती है। अच्छा। दोस्त कहते हो कि भाई अच्छा इंसान भी बन जाया करो, मतलब हर वक्त यही बातें। सो यानी वो ट्रेनिंग इज़ अ लाइफ स्टाइल, इट्स अ माइंड सेट दैट यू अडॉप्ट एंड दैट कीप्स यू लर्निंग।
अब उसमें लर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें रीडिंग भी है, एक्सप्लोरिंग भी है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। मेरा स्टैंडर्ड ये रहा है कि मैंने यकीनन मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने वाला था। अच्छा। और वही मैं लेके दाखिल हुआ था, और वो कैसे मेरे कंटेंट में आके फिट हुई हैं मुझे नहीं पता। और आज भी मैं बहुत कम बता सकता हूँ कि मैं इस लम्हे तक क्या ये मिसाल दूंगा या ये मिसाल दूंगा। अब कुछ आपके पैटर्न बन जाते हैं, लेकिन कुछ इसमें बस आपकी अपनी जर्नी है जो कि आपको इंटरनलाइज करा देती है वो आइडियाज़। मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बहुत सिखाया, मैं इतनी इंडस्ट्रीज़ के साथ काम किया, इतने मज़ेदार लोगों के साथ, और वो हर शख्स आपको किसी न किसी डायरेक्शन में डालता है। सो ये मुसलसल करने वाला काम है। फ्रस्ट्रेशन होती है जब आप बहुत ज़्यादा दिन कर रहे होते हैं। मैं तुम्हें ट्रेनर की अपनी ज़िंदगी से बताऊं, मैं पहले बहुत ज़्यादा दिन कर रहा था, फिर मैंने अपनी पोजीशंस छोड़ दी। अच्छा। मैं SOL से मूव ऑन कर गया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था पढ़ने का। फिर मैं कोई 1.5 साल पिछले ज़रा खामोश तबीयत रहा हूँ, अपने कामों में रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी अपनी ज़रूरत होती है। यू कांट डू इट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इनफ इनपुट। सही। सक्सेस की सर बहुत बात होती है, और सक्सेस को चीज़, और एक सक्सेस को भी हमने एक इंडस्ट्री बना दी है कि सक्सेस किस तरह से अचीव की जाए। आपके करीब क्या है सक्सेस? वैसे इंडस्ट्री क्यों नहीं होना चाहिए, ये एक अलग सवाल है तुमसे। अच्छा। लेकिन मेरे लिए कामयाबी ये रही कि यार मैं एक गेम से तशबीह देता हूँ ज़िंदगी को। ये गेम चल रहा है, और जिस तरह गेम में बलाएँ होती हैं, ज़िंदगी में बलाएँ होती हैं। गेम में कॉइन्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ज़िंदगी में भी मिलते हैं। आप लोगों के साथ उस गेम में, और हर गेम अपने अपने लेवल में राइज कराता है आपको, लेवल बढ़ाता है। अल्लाह कहता है दर्जात बुलंद करता हूँ मैं। सो ये ज़िंदगी जो है, इट्स अ गेम, एंड यू मस्ट गिव इट योर बेस्ट शॉट, स्टे अवे फ्रॉम द बलाज, गेन गुड थिंग्स, क्रिएट ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर द पीपल अराउंड, एंड मेक श्योर कि आप वही राउंड बार बार नहीं खेल रहे। तो मेरे लिए कामयाबी है उस अगले राउंड पे जाना, उस अगले लेवल पे जाना। और वो एक माँ के लिए बेहतर मदर होना होता है, एक स्पोर्ट्समैन के लिए बेहतर रिकॉर्ड होता है, एक साइंटिस्ट के लिए बेहतर थियरी होता है। हर किसी के लिए एक अगला लेवल है, और जब आप वो करते हैं तो आप इस जहाँ तक ये दुनिया पहुँची है उसमें एक अपना हिस्सा छोड़ते हैं। वो आपका दस्तखत होता है, वो आपका अंगूठा होता है। सो मेरे लिए कामयाबी ये है कि आप ये गेम खूबसूरती से निभाएं, इसमें राइज करें जितना कर सकते हैं, और जब जाएं तो आप कुछ दुनिया को +1 करके गए हो, प्लस आगे करके गए हो। दास्तान इश्क आज आप करने जा रहे हैं, और आपके इश्क की दास्तान क्या है? कभी हुआ इश्क? तो इश्क तभी तो मैं दास्ताने इश्क करता हूँ। और ये इश्क जो लफ्ज़ है वो हमारे यहाँ प्यार से इक्वेट किया जाता है ना, कहते हैं मुझे इश्क हो गया, और इश्क हो गया किससे, तो लड़की से हो गया। तो इश्क सिर्फ खुदा की दी है, और आशिक अधूरा होता है। अच्छा। और माशूक उसको मुकम्मल करता है। क्या बात। तो आशिक जब इश्क करता है माशूक के साथ, तो दैट इज़ द सोलमेट, दैट इज़ द कनेक्शन, दैट इज़ व्हाट कंप्लीट्स यू। सो इंसान अधूरा है। तो मेरे अंदर, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं बचपन से बदतमीज़ रहा, बहुत सारी बातें करता था स्कूल के अंदर हमेशा। तो एक ड्राइव थी, और ये ड्राइव हर इंसान के अंदर होती है, किसी न किसी चीज़ की तरफ होती है। और मैं उस ड्राइव को परसू करने को इश्क बोलता हूँ, क्योंकि वो चीज़ जिसको आप चेस कर रहे होते हैं वही आपको मुकम्मल कर रही होती है। मेरे लिए सफ़र ऐसा ही रहा है। मैंने ये काम भी इसीलिए मुंतखब किया क्योंकि मुझे लगता है कि ये काम करते हुए मैं मुकम्मल फ़ील करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं शायद इसके अलावा कुछ और नहीं करना चाहता। मैं खुश होता हूँ रोज़ाना, और बड़े मज़े से करता हूँ। और इसको करते हुए जो तजुर्बात हैं और जिन कहानियों ने मुझे मुतासर किया, मैंने उनको दास्ताने इश्क में डाल दिया। हज़ारों लोगों से सर आपने इंटरेक्ट किया है, बल्कि आप तो लाखों हो गए माशाल्लाह से। एक इंसान जिसको इतने लोग फॉलो करते हैं, उसके लिए ग्राउंडेड रहना कितना मुश्किल है या फिर कितना आसान है? मेरे उस्ताद जो हैं, जब कमरान भाई हम उन्हें कहते हैं कम्बा, और शीपा उन्हें कहते हैं, तो वो जो हैं बस ये नहीं होने देते थे। अच्छा। वो उनके दायरे में और कुछ भी हो जाए ये नहीं हो सकता था। तो वो जब भी कुछ अच्छा करो तो वो हमेशा कहते थे ग्रेट, गुड वर्क, डोंट लेट गेट टू योर हेड। और वो जो है ना, किसी न किसी बात पे आप बड़ा जलील हकीर महसूस करते थे, और वो एक्चुअली ये होती थी कि भाई तुम, महमूद और कोई और अयाज, उसमें कोई ख़ास, जब ये नमाज में आते हैं ना तो कंधे मिल जाते हैं, तो वो कुछ चीज़ों पे जो है ना वो कॉमन डिनोमिनेटर निकाल देते थे। मेरे अब्बा को भी मैंने ऐसा ही देखा, बहुत ही हम्बल। हालांकि मेरे अब्बा ने बहुत मेहनत की, अपने ख़ानदान में भी एक यूनिक शख्सियत है, कभी उनके
उसमें वो अना में नहीं देखा। तो बस आई थिंक ये फैमिली और जो आपको उस्ताद मिलते हैं वो आपको ट्रैक पे रखें, और इसीलिए उस्ताद छोड़ने नहीं चाहिए, उस्ताद रहने चाहिए। हमेशा कोई ना कोई उस्ताद होना। आप जितने भी बड़े हो जाएं, आपसे बड़ा कोई ना कोई मौजूद है। अब जिंदा नहीं है तो किसी किताब में मौजूद है, किसी हिकायत में मौजूद है। जी, क्या फ्यूचर गोल्स हैं उमैर जालियावाला के? इतना बड़ा आदमी बन चुका है, मज़ीद क्या बनना? मैं बिल्कुल अपने आप को बड़ा नहीं समझता, लेकिन मेरे गोल्स अभी इस वक्त ये हैं कि मैंने जो एक तो मैं इदारों के साथ काम करता हूँ, स्कूल ऑफ लीडरशिप और टॉट, और मैं बहुत काम करने के बाद और ये लोगों से मिलने के बाद, ट्रेनिंग कराने के बाद मैंने ये सीखा है कि अगर आप इंस्टीट्यूशन में डाल सकते हैं अपनी आवाज़ को, अपने ख़्याल को, तो वो हमेशा ज़िंदा रहती है। तो एक एफ़र्ट मेरा इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है, जिसमें ये भी हैं और भी इदारे हैं। नंबर 2, मैंने क्योंकि बहुत इश्क में काम किया है, अपने मज़े में किया है, तो अब वो काम बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो मैं उसको इट्स स्कैटर्ड, तो मैं उसको कंसोलिडेट कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स ये मेरी अपनी एज अ यंग पर्सन जर्नी भी थी, मैंने भी सीखनी थी ये चीज़ें, तो मैंने लेट्स एक थीम बनाई है, लीडरशिप, एंटरप्राइज, टेक्नोलॉजी। तो मैं उन थीम के गिर्द अपने आप को अब मज़ीद आगे लेके चलना चाहता हूँ। उसमें लिखना भी है, उसमें स्पेसिफिक वीडियोस भी हैं, डिजिटल कंटेंट भी है। अब बस तुम दुआ करो कि मैं कर लूँ, एंड इंशाल्लाह आई एम वेरी कमिटेड। आई नाउ हैव टीम विच सपोर्ट्स मी डायरेक्टली। पहले मैं सिर्फ इदारों की टीम होती थी, अब मैंने डायरेक्ट कुछ अपनी टीम मेंबर्स बनाए ताकि हम ये काम मुमकिन बना सकें। सही। क्या पैगाम देंगे यूथ को जो आपको देख रही है, जो आपको फॉलो करते हैं? कि वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। Don't just be the person who wants to have fun, but also demonstrate your mettle when it's time for work, and that balance in life is very very crucial. आजकल क्योंकि इतने डिप्राइव्ड हैं हमारे यहाँ यंग लोग, एंटरटेनमेंट नहीं है, फैसिलिटेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी तलाश में जब रिस्पॉन्स आता है तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है और वो हद से ज़्यादा गुजरने वाला होता है। तभी हमारे यहाँ कंटेनर लगाने पड़ते हैं ना, लोगों को रोकना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ दोनों साइडें करो, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आओ, और ये याद रखना कि ये जो यूथ में जो एनर्जी है ना, ये ज़िंदगी भर वापस नहीं आती। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। इसमें तजुर्बे कर लो, इसमें गिर जाओ, इसमें मांग लो, माफ़िया मांग लो। जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना ये चीज़ें करना फिर मुश्किल होता जाता है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच ज़ैन, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। नाज़रीन मोहतरम, आज आपने ये शो देखा, उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता थी, आपको नहीं पता थी, पता चली। बहुत सारी ऐसे सवालात जो हमारे दिमागों में थे वो आज उनका जवाब मिला होगा। दामन वक्त में क्योंकि गुंजाइश कम थी, तो ज़ैन खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।